हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे पास रहने वाला है फाउंडेशन डिज़ाइन। फाउंडेशन डिज़ाइन के रिलेटेड हम पहले इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे और साथ में इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारे पास अभी तक एसएससी जेई या आरआरबी जेई में जो भी आए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसको आपको अपने नोट्स में नोट कर देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। हर चीज़ को आपको अपने नोट्स में नोट करना है। आपको कम से कम वीडियो से 2 से 3 बार रिवाइज करना है और जो लास्ट के हमारे पीआईक्यू होंगे उन्हें आपको ज़रूर लगाना है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें अगर हम बात करें फाउंडेशन डिज़ाइन में, तो फाउंडेशन डिज़ाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फाउंडेशन डिज़ाइन में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सैलो फाउंडेशन क्या होती है और डीप फाउंडेशन क्या होती है। इसमें 2 फाउंडेशन होती है, एक सैलो फाउंडेशन हो गया, एक डीप फाउंडेशन हो गया। तो अब सैलो फाउंडेशन किसे कहेंगे और डीप फाउंडेशन किसे कहेंगे। तो हमारे पास जैसे ये फाउंडेशन है तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये डेप्थ हो जाती है, ये हमारी विड्थ हो जाती है। तो अगर हमारी डेप्थ अपॉन विड्थ की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 2 आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सैलो फाउंडेशन कहते हैं। अगर हमारा डेप्थ अपॉन विड्थ की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है तो उसे हम डीप फाउंडेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो हमें ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सैलो फाउंडेशन कितनी टाइप की होती हैं। तो सैलो फाउंडेशन जनरली हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। तो 4 टाइप की कौन कौन सी होगी। एक हमारे पास हो गया कंटिन्यूस वाल फुटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड फुटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारी फाउंडेशन की जो लेंथ होती है वो 5B से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमें याद रखने क्या होती है, इसे स्प्रेड फुटिंग कर लेते हैं। कंटिन्यूस वाल फुटिंग यानी स्प्रेड फुटिंग कर लेते हैं। एक हमारी होती है आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग किसे कहते हैं, इसमें प्रत्येक कॉलम के लिए क्या क्या एक एक फुटिंग दी जाती है, तो उसे कह लेते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। तो उसके बाद हमारे आती है मैट फुटिंग। तो राफ्ट फुटिंग की बात करें तो राफ्ट फुटिंग क्या होती है। तो राफ्ट फुटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि राफ्ट फुटिंग क्या होगी। तो राफ्ट फुटिंग होती है जिसमें क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मतलब 50% एरिया ओवरलैप्ड होता है। मतलब जो हमारे पास फुटिंग होती है उसमें 50% या 50% से एरिया 50% के बराबर या 50% से कम जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मैट या राफ्ट फुटिंग कर लेते हैं। ठीक है। अगर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग किसे कहते हैं। तो कंबाइंड फुटिंग वो फुटिंग होती है जिसमें क्या करते हैं, 2 कॉलम के लिए हम एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, तो उसे हम कर लेते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो ये तो हमने बात की थी सैलो फाउंडेशन की। तो सैलो फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ लिया, एक हमने कंटिन्यूस वाल फुटिंग पढ़ ली, आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ ली, मैट या राफ्ट फुटिंग पढ़ ली, उसके बाद कंबाइंड फुटिंग हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं डीप फुटिंग की। तो डीप फुटिंग में हमारा एग्जांपल कौन सा है। तो डीप फुटिंग का एग्जांपल कौन सा हो गया, पाइल हो गया। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फाउंडेशन के बारे में पहले हमें ध्यान रखना है। तो फाउंडेशन पे अभी हमारा फोकस किस पे है, फाउंडेशन पे। तो उसके बारे में ही बात करते हैं पहले। अगर हम बात करें एरिया ऑफ फुटिंग कितना होता है, तो एरिया ऑफ फुटिंग किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, टोटल लोड ऑन सोइल। लोड पे जितना लोड आ रहा है, सोइल पे जितना लोड आ रहा है, और अपॉन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ इसकी सोइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है उससे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा जितना आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ फुटिंग कह लेंगे। मिनिमम डेप्थ हमारी फुटिंग की कितनी होनी चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर कम से कम हमारी फुटिंग की क्या होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। अगर हम बात करें एरिया फुटिंग जो हम निकालते हैं उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, टोटल लोड में हमें क्या ऐड करना है। टोटल लोड में एक तो लोड हम ले लेते हैं, कॉलम का लोड ले लेते हैं, प्लस साथ में हम क्या कर लेते हैं, 10% क्या लेते हैं, डेड लोड का वेट ले लेते हैं। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो हमारे निकल जाता है टोटल लोड ऑफ सोइल अपॉन बेरिंग कैपेसिटी किसकी, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल की। तो बेरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एरिया फुटिंग निकल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोड प्रोविज़न क्या क्या है इसके बारे में। कोडल प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला पूछा जाता है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या होती है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग का फॉर्मूला होता है DF इक्वल टू Q अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर जाता है, जिसमें गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सोइल हो गया, और Q क्या है, ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। Q अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया मिनिमम कवर हम फुटिंग में कितना देते हैं। तो मिनिमम कवर की अगर बात करें तो 50 mm हम मिनिमम कवर दे देते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ एज फुटिंग, अब मिनिमम थिकनेस ऑफ एज फुटिंग, तो फुटिंग की जो एज होगी उसमें हम मिनिमम हम कितने उसमें
थिकनेस रखते हैं, तो मिनिमम थिकनेस हमें बतानी है। तो हमारे पास इसमें दो टाइप के हो जाते हैं। एक हमारा हो गया अगर सोइल में हमने फाउंडेशन हमारा फुटिंग हमारी किस में रजिस्ट कर रही है, सोइल में रजिस्ट कर रही है या फिर हमारा पाइल में रजिस्ट कर रही है। अगर हमारी क्या हो गया फुटिंग सोइल में रजिस्ट कर रही है तो उसमें हमारा मिनिमम थिकनेस कितना रखते हैं, 150 mm रख देते हैं। अगर हमारा पाइल में रजिस्ट कर रही है तो तब हमारे मिनिमम कितना रख देते हैं, 300 mm रख देते हैं। ठीक है, तो यह तो हमने बात कर ली कि कोडल प्रोविजन क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्राइटेरिया फॉर प्लेन कंक्रीट पेडिस्टल। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है प्लेन कंक्रीट पेडिस्टल के लिए? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एंगल इसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये अल्फ़ा होता क्या है, ये होता है एंगल बिटवीन प्लेन पासिंग दो द एज ऑफ द पेडिस्टल के यहाँ से एज से लेकर जंक्शन एज ऑफ द कॉलम, ये जंक्शन एज ऑफ कॉलम, यहाँ ये वाली लाइन, ये वाला एंगल जो होता है वही हमारा अल्फ़ा होता है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि 10 अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0.9 अंडर रूट 100 Q0 Q, ठीक है, Q0 बोल सकते, Q ओरिजिनल बोल सकते हैं, अपॉन FCK +1। तो इससे हमें 10 अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन, ठीक है, डज नॉट लेस देन इक्वल टू, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा Q, इसके बाद हमारा Q जो हमारे Q जो जीरो है हमारे पास, वो मैक्सिमम कैलकुलेटेड बेयरिंग कैपेसिटी। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन। तो क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं और कॉलम पे कहाँ पे हम इसे एज्यूम करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे अलग अलग पॉइंट होते हैं। इसमें हम जैसे हमारे पास हो गया फर्स्ट, हम बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, कॉलम पे। तो जब भी हमारा बेंडिंग मोमेंट के केस में होता है तो ये वाले फॉर्मूला W बीटा स्क्वायर बाय 2, ये W अल्फा स्क्वायर का बाय 2, ये हम ले लेते हैं। जहाँ W क्या होता है, नेट अपवार्ड सोइल इंटेंसिटी ऑन फुटिंग, ठीक है, नेट अपवार्ड सोइल इंटेंसिटी ऑफ फुटिंग होती है, जहाँ क्या W, ठीक है, अल्फा हमने पढ़ लिया, ये एंगल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन कहाँ पे एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है, ये हमें याद रखना है, एट द फेस ऑफ द कॉलम। कहाँ पे, जब भी हमारा फुटिंग जो होता है, अगर फुटिंग हमारी सोइल में रजिस्ट कर रही है और बेंडिंग मोमेंट के केस में आपको पूछा जाए तो हमेशा एट द फेस ऑफ द कॉलम क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेट करते हैं हम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर फुटिंग जब हमारी सोइल में हो गया तो बेंडिंग मोमेंट के केस में फेस ऑफ द कॉलम हमने ये पढ़ लिया। अगर हमारी फुटिंग रजिस्ट ऑन सोइल, तो ये हमने बात कर ली। लेकिन अगर फुटिंग रजिस्ट बाय द मशीनरी वाल, अगर मशीनरी वाल पे रजिस्ट कर रही है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन कहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो ये हमेशा क्या हो जाती है, ये हो जाती है कि सेंटर ऑफ द वॉल एंड द एज ऑफ द वॉल, जो हमारी ये वॉल होगी इसके सेंटर से लेकर और एज के बीच में यहाँ कहीं हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन हम कहाँ पे करेंगे, सेंटर ऑफ द वॉल, और ये वाला एरिया हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वन वे शेयर के लिए पूछा जाए कि वन वे शेयर के केस में हमारा क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, तो हमारे वन वे शेयर के केस में D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, जो कॉलम का ये फेस है इससे D डिस्टेंस पे हम क्या कर लेंगे, क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर टू वे शेयर की बात होती है तो D/2 डिस्टेंस अलोंग द पेरीफेरी, ये हमारे पास कॉलम है, तो इसके अलोंग द पेरीफेरी D/2 डिस्टेंस पे हम क्या कर लेते हैं, क्या मानते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन करते हैं टू वे शेयर के केस में। तो टू वे शेयर के केस में आपका D/2, वन वे शेयर के केस में D डिस्टेंस। अगर हमारे पास मैसनरी वॉल हो गया तो उस केस में सेंटर ऑफ वॉल एंड एज ऑफ द वॉल हो गया। अगर हमारे पास हो गया कि सोइल में रजिस्ट कर रही है तो तब हमारे पास क्या हो गया, फेस ऑफ द कॉलम हो गया। तो ये हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है यहाँ पे पंचिंग शेयर की, पंचिंग स्ट्रेस की बात आती है। तो पंचिंग स्ट्रेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पंचिंग स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा पंचिंग स्ट्रेस होना चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, वो डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डज नॉट ग्रेटर होना चाहिए, मतलब किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये KS टावर C पंचिंग, जो हमारे पंचिंग स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पंचिंग स्ट्रेस।
तो इसके लिए हमें एक ये होता है कि के एस की वैल्यू क्या होती है 0.5 प्लस बीटा डज नॉट ग्रेटर देन 1 होती है। जहाँ बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा को हम कैसे निकालते हैं, शॉर्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्ग डायमेंशन ऑफ कॉलम से हम निकाल देते हैं। अब इसमें 2 फॉर्मूले जनरली पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन केवल 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर पंचिंग शेयर की बात, हमें लिमिट स्टेट मेथड में पंचिंग शेयर होता क्या है, पंचिंग, ठीक है, पंचिंग स्ट्रेस क्या होता है, और अगर हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया उसमें पंचिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट स्टेट मेथड में हो गया 0.25, लिमिट स्टेट में तो 0.25 अंडर रूट एफ सी के, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में हो गया टाउ सी पंचिंग जो होता है वो हो जाता है 0.16 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, ये 2 हमें याद रखने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले इसी में ये वाले हैं। इसके बाद अगर डायरेक्ट ये हमें पूछ लेगा कि पंचिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है, पंचिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ये होता है फोर्स ऑफ पंचिंग फोर्स हो गया पैरामीटर इंटू डायमीटर हो गया, ये वाला फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। आपको जनरली इसमें 2 फार्मूले याद रखने जो लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, 0.25 अंडर रूट एफ सी के अपॉन, और टाउ सी पंचिंग जो वर्किंग स्टेट मेथड में गया 0.16 अंडर रूट एफ सी के। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लोड इन द बेस ऑफ द कॉलम। बेस ऑफ द कॉलम में ट्रांसफर जो लोड ट्रांसफर होता है उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एक्चुअल बेयरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द कॉलम, जो एक्चुअल बेयरिंग प्रेशर आएगा जो बेस ऑफ द कॉलम वो हमेशा कम होना चाहिए जो परमिजुअल बेयरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, परमिजुअल कितना है उससे हमेशा कम होना चाहिए एक्चुअल वाला। अब इसके लिए हमें क्या फॉर्मूले से अगर देखें इसे तो पी अपॉन ए स्क्वायर लेस देन होना चाहिए किससे 0.45 एफ सी के अंडर रूट A1 अपॉन A2, जहाँ A1 अपॉन A2 क्या है, A2 तो हो गया हमारे पास जंक्शन का एरिया हो गया, A1 क्या हो गया, बॉटम का एरिया हो गया। तो इसकी वैल्यू जो हमारे अंडर रूट A1 अपॉन A2 का प्रोविजन ऑफ स्टील का प्रोविजन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये सिमिलर टू द स्लैब के जैसे ही होता है, स्लैब के जैसे हम कर लेते हैं। अगर वन वे बेंडिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द बेंडिंग एक्सिस, तो हमारे पास जब हमारे वन वे के केस में क्या हो जाता है, वन वे के केस में हम स्लैब में भी यही लेते थे कि Fe250 जब हमारे पास रहती थी स्टील, तो हम क्या कर लेते हैं 0.15% ऑफ BD हम जो भी हमारा एरिया रहता है उसका 0.15% हम दे देते हैं, उसमें स्टील दे देते हैं। उसके बाद अगर Fe415 रहता है तो हमारे पास टोटल एरिया का 0.12% हमारा स्टील प्रोवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे 2 वे शेयर के केस में 2 वे बेंडिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पढ़ लेना है, AST इक्वल टू FCK अपॉन 2FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। ठीक है, MU और MUX, ठीक है, ये भी अगर आपको पूछ लेगा तो ये भी ध्यान रखना है, MU और इक्वल टू MAX से हम क्या निकालते हैं, ASTX, ठीक है, ये निकाल देते हैं। अगर हमें MU इक्वल टू MAY से हम क्या निकालेंगे, ASTY निकाल देते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में पूछा जाए तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में हमारे पास ये याद रखना है कि AST जो सेंटर बैंड में जो एरिया ऑफ स्टील जो हमारे रेक्टेंगुलर बैंड में हमें जो सेंटर बैंड में हमें वो देते हैं, स्टील देते हैं, उसका एरिया कितना होना चाहिए 2/B+1 इंटू AST शॉर्टर डायमेंशन हो जाता है। और जहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होती है, शॉर्टर डायमेंशन ऑफ फुटिंग अपॉन लॉन्गर डायमेंशन ऑफ फुटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, द आइसोलेटेड सेक्शन फॉर 2 वे शेयर। किसके लिए पूछा गया, 2 वे शेयर के लिए पूछा गया है। आइसोलेटेड सेक्शन या फिर हम क्रिटिकल सेक्शन इसे बोल सकते हैं। फॉर आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग है हमारे पास, और हमें पूछा गया है कि 2 वे शेयर के केस में कितना होता है ये क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन भी हम मान सकते हैं इसे। तो कितना होता है, फेस ऑफ द कॉलम गलत, ये 1.5 ये भी गलत, डी डिस्टेंस ऑफ द फेस ऑफ कॉलम ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 2 वे शेयर के केस में क्या हो जाता है, D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम हो जाएगा। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसे हम इससे समझ सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास हो गया कॉलम का फेस हो गया, और इससे D/2 डिस्टेंस हो गया 2 वे शेयर के केस में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम है। तो D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे हम कैसे देख सकते हैं, ये फेस ऑफ द कॉलम हो गया, इससे D/2 डिस्टेंस पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेशन कर देते हैं, जिसे हम आइसोलेटेड सेक्शन भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड इनटू इनटू इन रो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम, बहुत सारे कॉलम, हमें नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड हो रखे हैं कहाँ पे, फाउंडेशन में। तो उस वाले फुटिंग को हम, उस वाले फाउंडेशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम फुटिंग कहते हैं या फिर राफ्ट कहते हैं या फिर स्ट्रैप कहते हैं या फिर स्ट्रिप कहते हैं। तो जब भी हमें ऐसे में कॉलम दिखाई देते हैं, ये दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ रो, बहुत ज़्यादा कॉलम हमें एक ही रो में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसे हमें हमेशा क्या कहते हैं, उसको हम हमेशा स्ट्रिप फुटिंग कह लेते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिप फुटिंग कह लेते हैं, या स्ट्रिप फाउंडेशन हम इसे कह लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर डी सही सही आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द IS 756/1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल, ये भी हमने पढ़ा है कि कंक्रीट फुटिंग जो होती है और पाइल इट्स एज इज कीप्स लेस देन, अगर जब भी हमारे पाइल में रजिस्ट कर रही है फुटिंग, तो उसमें हमारा एज की एज की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए। 5 सेमी गलत, 10 सेमी गलत, या 15 सेमी, ये 15 सेमी ये भी गलत हो जाएगा, या 20 सेमी ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी सही नहीं होगा। इसमें क्या होता है, हमें जब हमारे पास फुटिंग ऑन सोइल में जब भी फुटिंग होती है तो 150 डज नॉट लेस देन 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी हमारे क्या होती है फुटिंग ऑन पाइल, फुटिंग जब भी पाइल में रहती है तो हमारा 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका कितना आंसर होगा, 300 mm इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए जब भी हमारे किसमें पाइल में रजिस्ट कर रही है फुटिंग, जब भी पाइल में है, और जब भी सोइल में है तो 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट फॉर अ स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग, द इफेक्टिव डेप्थ डी इज गिवन बाय द प्लेन एट। तो हमें बेंडिंग मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन बताना है। ठीक है, जो कि हमारे डेप्थ क्या है, डी डेप्थ है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब भी इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब भी हमें बेंडिंग मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन पूछा जाए तो तब हमारे पास क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन और किस में, सोइल में रजिस्ट कर रही है, फाउंडेशन किस में, सोइल में रजिस्ट कर रही हो। तो हमने क्या पढ़ा था, जो क्रिटिकल सेक्शन लिया जाता है वो कहाँ पे लिया जाता है, फेस ऑफ द कॉलम लिया जाता है। तो फेस ऑफ द कॉलम, तो कॉलम का फेस हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये दे रखा है, मोमेंट दे रखा है, तो मोमेंट दे रखा है तो 1-1, जो हमारे पास सेक्शन 1-1 और 2-2 हो गया, तो 2-2 हो गया, ये हमारा ये हो गया 1-1। ठीक है, ये 2-2 हो गया, और ये वाला सेक्शन हमारा ये हो गया 1-1 हो गया। तो जब भी मोमेंट का केस हो गया तो फेस ऑफ द कॉलम हो गया। जब भी वन वे शेयर की बात होती है तो सेक्शन 3-3 हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 3-3 हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो सेक्शन 3-3 में और 4-4 हमें याद रखना है, सेक्शन 3-3 और 4-4। तो जब भी वन वे शेयर की बात होती है तो कितना हो जाता है, ये हो जाती है हमारे पास वन वे शेयर के केस में डी डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, कॉलम फेज से क्या डी डिस्टेंस हो गया। उसके बाद जब भी हमें टू वे पंचिंग की बात होती है, तो टू वे पंचिंग की बात होती है तो ये हमारे पास ये MNOP वाला सेक्शन बन गया। तो ये कितना हो जाता है, ये D/2 डिस्टेंस हो जाती है, कहाँ से, कॉलम फेज से D/2 डिस्टेंस हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखेंगे तो हमारे 4 और 5 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन रेनफोर्स एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रजिस्ट ऑन सोइल, किस में रजिस्ट कर रही हैं, सोइल में रजिस्ट कर रही हैं। थिकनेस ऑफ द एज, तो थिकनेस ऑफ द एज हमने किससे कम नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा भी था, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर टू वे एक्शन द पंचिंग शेयर द कैलकुलेशन शेयर। तो हमें पंचिंग शेयर के बारे में बताना है, और किस में बताना है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पंचिंग शेयर की वैल्यू क्या होती है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने क्या पढ़ा था, 0.16 √FCK पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और जब लिमिट स्ट्रेस मेथड में हमने क्या पढ़ा था, लिमिट स्ट्रेस मेथड में 0.25 √FCK हमने पढ़ा था। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूछा गया है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन RCC फुटिंग इज नॉट टू एक्सटेंडेड इन द प्लॉट ऑफ नियरबा हाउस देन द टाइप ऑफ फुटिंग। जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई फुटिंग है, हम इसे अपने पड़ोसी के हाउस के बगल में नहीं, हाउस में फुटिंग को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो तब हमारे पास किस प्रकार की फुटिंग को प्रीफेयर किया जाता है, सेलुलर फ्लैट फुटिंग, नॉट प्रोवाइडेड इन्वर्टेड फ्लैट नॉट फुटिंग, या फिर स्ट्रैप फुटिंग, या फिर बोथ A एंड B।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं। स्ट्रेप फुटिंग इस केस में प्रोवाइड किया जाता है। ये स्ट्रेप फुटिंग का सेक्शन है। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, जब हमारे नियरबा हाउस के किसी भी फुटिंग में बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमारे पास वहाँ पे स्ट्रेप फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम्स रजिस्ट द शेप ऑफ द फुटिंग इज जनरली, दो इक्वल कॉलम हमारे पास रजिस्ट कर रहा हो तो इस पर द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन में, तो तब हमारे जनरली कौन सी फुटिंग, किस टाइप की हमारी फुटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। स्क्वायर गलत हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास सबसे बेस्ट फुटिंग रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाउंडेशन रजिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फाउंडेशन किस में रजिस्ट करता है, बेस ऑफ द फाउंडेशन, या सबग्रेड हो गया, या फिर फाउंडेशन हो गया, या बी एंड सी हो गया। तो इसमें हमारे पास सब जो फाउंडेशन रजिस्ट ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग किस पे रजिस्ट कर रही है, सबग्रेड पे भी रजिस्ट करती है एंड फाउंडेशन, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बी और सी, सबग्रेड में भी और फाउंडेशन में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू आज 456 2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग में नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है, 45 mm, 20 mm, 30 mm या 50 mm। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 50 mm मिनिमम कवर प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। स्लैब के केस में कितना करते हैं, कॉलम के केस में कितना करते हैं, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। तो स्लैब में हमारा 25 mm दे लेते हैं, कॉलम के केस में 40 mm दे देते हैं, बीम के केस में 25 mm दे देते हैं, और स्लैब के केस में हमारा, ठीक है, 25 से 20 mm ऐसे कुछ दे देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। स्लैब ये हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, और हमें फुटिंग का केस रखना है 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि IS 456 2000 द लिमिट स्टेट मेथड द डिजाइन द परमिजल बेयरिंग स्ट्रेस हमें बतानी है। तो परमिजल बेयरिंग, जब भी हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड में परमिजल बेयरिंग स्ट्रेस के बारे में पूछा जाए तो 0.45 FC के जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर वर्किंग स्टेट मेथड में पूछा जाए परमिजल बेयरिंग स्ट्रेस तो हमारे पास क्या हो जाते हैं 0.25 FC के हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग स्टेट मेथड हो गया। वर्किंग स्टेट मेथड में ये हो जाते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में ये हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में हमने थ्योरी भी पढ़ी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड।